हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं कुछ 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनके अंदर आज के दिन हमें काफ़ी बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिली है और आज के दिन ये तीनों स्टॉक्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी रहे हैं। तो अभी उन तीनों स्टॉक्स के बारे में वन बाय वन करके हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो भी स्टॉक्स के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगी, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना, ठीक है। तो इन स्टॉक्स पे अगर आपको इंटरेस्ट जागता है तो आपको फिर इन स्टॉक्स के ऊपर स्टडी करनी है एंड रिसर्च करनी है खुद से, एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक का नेम है डेटा पैटर्न्स। आज के दिन यहाँ पर हमें देखो काफ़ी बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिली है, जिसकी परसेंटेज की बात करें तो देख सकते हो 11.86% की तेज़ी देखने को मिली है। यार बात करें अगर हम ट्रेडिंग में, तो देखो ट्रेडर्स अप्रोक्स यहाँ पर 10% भी मिल जाए, मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, तो 10% की भी यहाँ पर रिटर्न मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाती है, ठीक है। काफ़ी होता है ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बात करें तो देखो एक दिन के अंदर यार 11% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड शेयर के अंदर। ये जो स्टॉक है ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली स्टॉक है, जो कि डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आज लेवल की बात करें तो लगभग 3007 रुपये के इक्वल में ये क्लोज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई या फिर बोले तो 52 वीक हाई का लेवल है, ये वाला लेवल। तो यहीं पर रेजिस्टेंस के पास ही यहाँ पर आकर बंद हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर अगर नेक्स्ट डे यानी कल तो ईद है तो कल बंद होगी बाजार हमारी, तो जब परसों हमारा बाजार ओपन होगा तो उस दिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो और भी बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, 52 वीक हाई का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो 2400 के लगभग में यहाँ पर सपोर्ट है, एंड उसके नीचे अगर बात करें तो 2000 और 1824 का, 1824 से लेकर यहाँ पर 2000 के लेवल तक का कंसोलिडेशन का लेवल है। अगर 2000 का लेवल की बात करें तो ये भी बेहतरीन लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर देखो अभी तो चांस नहीं है, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट जो है वो है यहाँ पर 2400 के लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 21% की डिस्काउंट हमें मिल सकती है अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो, ठीक है। तो ये मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अप्रोक्स कम से कम 20-22% डिस्काउंट चाहिए फर्स्ट किस्त लगाने के लिए। उसके बाद और भी नीचे अगर जाए तो 2000 का लेवल है, वहाँ पर भी कुछ किस्त ऐड करेंगे, बल्क में नहीं, यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट के साथ यहाँ पर बाई करेंगे, ठीक है। तो ये मैं अपनी बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन मत समझना, ठीक है। अगर मुझे इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो मैं कह रहा हूँ, और मैं यहाँ पर पर्सनली बताऊँ इन्वेस्टर नहीं हूँ। अगर बाद में मुझे इन्वेस्टमेंट करने की मन करेगी तो यहाँ पर देखो ये अभी फ़िलहाल के लिए ये लेवल है जिसमें 21% का डिस्काउंट है मेरे लिए। अब यहाँ पर हम अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो देखो एक छोटी कंपनी है, 16,795 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप है, तो इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड स्टॉक पी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक है, 101 का पी है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो देखो 68.7 है, तो देखा जाए तो एक्सपेंसिव है, क्योंकि देखो मार्केट ने इसे एक्सपेंसिव बना रखा है, वैल्यूएशन हाई कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो करती जा रही थी, ठीक है। काफ़ी बढ़िया तरीके से इनके प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बढ़ रही थी। अब डेप्ट टू इक्विटी देखें तो चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्ट यहाँ पर सिर्फ एक माइनर सा 2.7 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो -56.7 करोड़ है। करंट प्राइस 3000 का, बुक वैल्यू 215, आरओई 14.2%, तो कुछ खास नहीं आरओई कहेंगे। एवरेज आरओसी की बात करें तो 19.6% है, चलो ठीक है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 3080 और 1512 का है, ठीक है। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.17% है। फेस वैल्यू 2 रुपये का, ईपीएस है 29.6 रुपये का। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो पिछले कुछ साल का यहाँ पर हम देखते हैं। बाकी इससे पहले की हिस्ट्री देखनी तो आप स्क्रीनर पे खुद से भी विजिट करके देख सकते हो। मार्च 2021 में देखें तो 224 करोड़, फिर 311, 453, 523, काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है सेल्स की रिवेन्यू में। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो इनके अंदर भी देखो कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, 56, 94, 124, 166, चलो बढ़िया है।
अब यहाँ पर हम सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसके अंदर भी काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि स्टॉक है स्मॉल कैप, उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी काबिले तारीफ है। तो रिस्क लेना होता है तो इसी प्रकार की रिटर्न्स में देखना होता है, ठीक है। अगर कोई स्मॉल कैप की कंपनी है और उनमें रिस्क हाई है तो रिटर्न्स की भी उम्मीद इसी प्रकार से करनी चाहिए कि कंपनी के अंदर जो सेल्स ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, वो कम से कम इस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो यार 15-20% से ग्रोथ हो रही है तो यार उससे अच्छा हम कोई मतलब लार्ज कैप वाली कंपनी को क्यों ना चुने, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 5 साल में 52%, 3 साल में 43%, टीटीएम में 19%। फिर प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 5 साल में 151%, 3 साल में 81% और टीटीएम में 27%। चलो बेहतरीन है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर ये डेटा तो अवेलेबल नहीं है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में देखो 71% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, तो बहुत ही बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी ठीक ठाक ही है, 5 साल में 18%, 3 साल में 19% और लास्ट ईयर का बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कम लग रहा है, 14% है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 42% है और ये स्टेबल है। एफआईआईज की बात करें तो 5%, फिर 7% और फिर थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिम हुआ है दिसंबर 2023 के क्वार्टर में, ठीक है। डीआईएच की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने भी ट्रिम किया 11.11% से 9.55, फिर 9.15 हो गया। तो यहाँ पर लगातार देखो ये 3 क्वार्टर से घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर खरीद कौन रहा है, तो खरीद रहा है डीआईएच, ठीक है। तो देखो 41% है यहाँ पर, 41.15, थोड़ा सा यहाँ पर घटा था, 40.88 हो गया था जो कि खरीदा था एफआईआईज ने, और उसके बाद फिर बढ़ गया 41.71% हो गया पब्लिक की होल्डिंग। तो खरीदा किन लोगों से, एफआईआईज से और ये डीआईआईज से पब्लिक ने खरीदा। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो चलो ठीक ठाक ही है यहाँ पर एफआईआईज डीआईआईज की होल्डिंग, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 40% से भी ज़्यादा हो चुकी है और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 42%। तो लगभग यहाँ पर पब्लिक और प्रमोटर्स की होल्डिंग बराबर हो चुकी है, तो थोड़ी सी एक रिस्क बन सकती है, ठीक है। बाकी जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए जाएंगे तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। और चूंकि ये जो कंपनी ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है तो अभी जो वर्तमान की हमारी पीएम है इन्होंने डिफेंस सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है और आगे भी अगर नेक्स्ट टाइम भी यही विन करते हैं तो फिर इस प्रकार के जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाले स्टॉक्स हैं इनको ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक मिड कैप कंपनी है जो कि काफ़ी पॉपुलर कंपनी है जिसका नेम है दीपक नाइट्राइट। तो देखो इसके अंदर आज की बात करें तो अप्रोक्स 5% की तेज़ी देखने को मिली है, 4.79% की तेज़ी यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखो ये जो स्टॉक है ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन की फेज में आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर यहाँ पर देखें तो इस लेवल से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स ने यहाँ पर पैसा बनाया हुआ है, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल किया, बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो ब्रेकआउट नहीं मिल पा रही ऊपर में, लेकिन ऊपर में जाने की तैयारी चल रही है और आज के दिन देखो काफ़ी बड़ा कैंडल बना भी है। और अभी के लेवल की बात करें तो अप्रोक्स यहाँ पर 2300 का लेवल है, ठीक है, 2297 का है। और यहाँ पर चूंकि एक रेजिस्टेंस है 2297 के लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी ही दूरी पर है, ठीक है। तो लगभग 2350 के लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक देखते हैं आ पाता है या फिर वापस से लौट जाता है। यहाँ पर आकर ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन भी करना चाहिए, इस प्रकार से फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि ऊपर में तेज़ी मिलती है या फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है और फिर से गिरावट हो जाती है पिछले हिस्ट्री की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखेंगे आगे चलकर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलती है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा 3012 का, जो कि इनका ऑल टाइम का हाई है, 52 वीक का हाई नहीं, ऑल टाइम का हाई है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बिकवाली चालू हो जाती है इस रेजिस्टेंस से तो फिर यहाँ पर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक के अंदर, जो कि 2000 का लेवल है और 1925 से लेकर 2000 के बीच का यहाँ पर जो फेज है ये थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन का फेज है, ठीक है। तो इस लेवल में अगर हमें मिल जाती है अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी बढ़िया होगी डिस्काउंट। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी अगर यहाँ से यहाँ तक भी देखा जाए तो कम डिस्काउंट नहीं है, यहाँ भी अभी 20% से ऊपर ही डिस्काउंट मिल रही है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक है जैसा कि मैं खोजता हूँ। और यहाँ पर मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर बायज होकर अपना बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को खुद से भी रिसर्च एंड स्टडी करनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर
अब हम कंपनी की बात करें तो देखो ये जो कंपनी है ये मतलब केमिकल बनाती है किस प्रकार के, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइड, और इसके अलावा और भी केमिकल्स बनाती है। लेकिन ये जो दोनों केमिकल्स हैं सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्राइट, इसके अंदर कंपनी ने 75% का मार्केट शेयर कब्जा करके रखा है, कैप्चर करके रखा है। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन है, लीडर बनी हुई है ये सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट के अंदर। एंड उसके बाद फिनॉल एंड एसीटोन की बात करें तो इस केमिकल के सेगमेंट में 50% का मार्केट शेयर पकड़े हुए हैं लोकल मार्केट के अंदर इस कंपनी ने, दीपक नाइट्राइट ने। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें दीपक नाइट्राइट के अंदर, तो देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से जूम करके देखोगे अगर चार्ट के अंदर, ये वाला चार्ट के अंदर, तो इस प्रकार से एक मतलब ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो कि मतलब एक नेगेटिव ट्रेंड मानी जा सकती है, देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो इस प्रकार से बनते जा रहा है। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देता है तो फिर ऊपर देख सकते हैं हम लोग, तेजी देखने को हमें मिल सकता है। अगर यहाँ से बिकवाली चालू हो जाती है तो फिर से यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो और भी नीचे जाने के चांसेस है। वैसे यहाँ पर देख सकते हो तो ये जो मोमेंट है ये डाउन ट्रेंड का ही मोमेंट बना हुआ है अभी फिलहाल इसके अंदर। और चूंकि केमिकल सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और आने वाले मतलब FY25 तक ही ये ठीक हो सकती है, ऐसा लोगों का भी कहना है, क्योंकि यहाँ पर चाइना बीच में आ गई है तो इनके मार्जिन्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये लोग कैपेक्स भी कर रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर इनकी मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा माल को बेच पाएंगे तो ओवरऑल इनकी जो मार्जिन कम भी रहेगी तो भी यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट कर पाएंगे। अभी चूँकि केमिकल में लीडर है चाइना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना माल सप्लाई कर रहा है, तो इस वजह से हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री है उनकी डिमांड में थोड़ी सी कमी आ गई है। ठीक है, जो कि आगे चलकर सही हो सकती है क्योंकि ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं, हमारे जो इंडियन केमिकल के जो कंपनीज हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो मिड कैप कंपनी 31,324 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक पी है 39.7 का, ROC है 29.7% का। ठीक है, तो अच्छा है। अब यहाँ पर देखो इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक का पी थोड़ा सा महंगा, कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी 0.02 का है। डेप्ट देखो 66.9 करोड़ का। फ्री कैश देखो बहुत ही बेहतरीन है, तो जब चाहे तब ये अपना कर्ज भी उतार सकता है, डेप्ट को खत्म कर सकता है। करेंट प्राइस 2297 यानी कि लगभग 2300। बुक वैल्यू 318, ROE 22.7, चलो ठीक है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 2521 और 1812 है। 0.34% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 2 रुपये की। EPS है 58 रुपये की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर भी देखो कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। 2022 में 6802, फिर 7972, 7517। देखो यहाँ पर थोड़ा सा TTM के अंदर कमी देखने को मिल रही है सेल्स ग्रोथ में। ठीक है, बाकी हिस्ट्री आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो पहले वाले भी। और चलो यहाँ पर अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर क्या है। यहाँ पर तो देख सकते हो 776 से 1067, फिर यहाँ पर ये कुछ घट गए, यहाँ पर 852 हो गया, फिर 791 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला डिमांड में कमी है और जो मार्जिन है वो कम बन पा रहे हैं इन कंपनियों के, जो केमिकल वाली कंपनियों के हैं। वैसे इसकी बात की जाए तो एक्सपोर्ट पे ये ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये 91% का मार्केट यहाँ पर इनका मतलब डोमेस्टिक से ही होता है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया है, रिस्क थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मतलब ये थोड़ा सा अंडर प्रेशर में है केमिकल सेक्टर की सारी कंपनीज, तो ये भी इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि जो चाइना है वो सस्ते केमिकल्स सप्लाई कर देगा तो फिर इन लोगों के माल को कौन खरीदेगा। ठीक है, मार्जिन वो कम बचाकर ज़्यादा केमिकल बेच देंगे, तो यहाँ की जो कंपनियां हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये लोग कैपेक्स करें और ज़्यादा केमिकल प्रोड्यूस करके फिर थोड़ा सा मार्जिन कम भी रहेगा तो बेचेंगे। ठीक है, ठीक है, कम मार्जिन में भी बेचेंगे तो ज़्यादा सेल होगा, तो ओवरऑल अच्छी ही प्रॉफिट बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्जिन की बात करें तो देखो इनकी मार्जिन घटी है कितनी ख़राब तरीके से, 16% और 15% हो गई, जो कि पहले 29 और 24% हुआ करती थी। ठीक है, तो मार्जिन की वजह से यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नेट प्रॉफिट भी घट गया। वैसे यहाँ पर सेल्स की बात करें तो ये भी TTM में थोड़ा सा घटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 37% का सेल्स ग्रोथ है, 3 साल में 24%। चलो ठीक है, TTM में देख सकते हो -5% है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक क्या बोल सकते हैं नेगेटिव साइन है। फिर प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर देखो TTM में -11% का,
3 साल में 11% का है सिर्फ, 5 साल में ठीक है 59% का। अभी देखो सारे, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, सारे जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं उनकी एकदम लगी पड़ी है यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका स्थिति खराब है। अभी लगभग सारे कंपनीज के अंदर देखोगे तो यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और उन सब के मुकाबले में अगर दीपक नाइट्राइट की बात की जाए तो ओवरऑल अच्छा ही है, ठीक है। सब केमिकल की जो कंपनी जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर है उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब अभी हो पड़ी है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब परमानेंट है, तो वो टेम्पररी है, थोड़ी सी यहाँ पर डिमांड में कमी देखने को मिल रही है इस वजह से। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो बढ़िया, 10 साल में 40%, 5 साल में 52%, 3 साल में 9% और 1 साल में 19%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में 32, 3 साल में 32 और लास्ट ईयर में 23%। चलो ये भी ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर स्टेबल देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से 49.13% की होल्डिंग है। अब यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, ये कुछ क्वार्टर से देख सकती हो। अभी फिलहाल 6.72% की होल्डिंग है एफआईआईज की। डीआईआईज की बात करें तो यहाँ पर देखो डीआईआईज ने भी लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये लगातार ये क्वार्टर्स में। तो बेचा कौन? बेचा है पब्लिक, तो अच्छी बात है। जब पब्लिक बेचते हैं और एफआईआईज डीआईआईज खरीदते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन बनता है, ठीक है। लेकिन यही अगर ये लोग बेचते हैं और पब्लिक खरीदता है तो एक नेगेटिव साइन बनता है, ठीक है। तो ये रही हमारी सेकंड कंपनी दीपक नाइट्राइट। अब हम लोग थर्ड कंपनी की ओर बढ़ते हैं जो कि है बीएससी लिमिटेड, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारी एक्सचेंज है। इसके अंदर आज के दिन 4.29% की तेज़ी देखने को मिली है और ये भी अभी के टाइम में ऑल टाइम हाई या फिर बोले तो 52 वीक हाई के लेवल पर है। और क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो आज के दिन 2863 के प्राइस पर लगभग ये आज क्लोज हुआ है, ठीक है। और अभी डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट अभी यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। और डिस्काउंट के लेवल की बात की जाए तो लगभग 2200 के लेवल पर अगर आता है तो हमें अप्रॉक्स 24 से 25% की डिस्काउंट मिल सकती है, ठीक है। इसकी बात करें तो यार मुझे करना ही नहीं चाहिए, मतलब यार बीएससी के बारे में कौन नहीं जानता होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सचेंज है और इसी की यहाँ पर ये स्टॉक है, ठीक है, बीएससी लिमिटेड की। और अब यहाँ पर अगर हम इनके फंडामेंटल्स देखें तो 38,765 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी है 95.3 का, ठीक है। इंडस्ट्री का पी है 40.1 का, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव है। आरओसी की बात करें तो कुछ खास नहीं, 13.2% का है। देखो यार ये जो है किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है? फाइनेंशियल मार्केट वाली इंडस्ट्री से, ठीक है। और जिसके अंदर ब्रोकर्स वाले जो हो जाते हैं वो भी आ जाते हैं इसी के अंदर, जैसे एंजल वन हो गया। इसके अलावा और भी जो ब्रोकरेज हैं वो मतलब इस टाइप की इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेब्ट इक्विटी देखें, चलो ठीक है, जीरो है। करेंट प्राइस है 2864 का, 229 है बुक वैल्यू। आरओई कुछ खास नहीं, 8.65%। डेब्ट है 0.02 करोड़, चलो बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो माइनस में है 280 करोड़। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 2936 और 447 है। डिविडेंड यील्ड है 0.44% का, फेस वैल्यू 2 रुपये का, ईपीएस है 56.3 का। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगी। और आप लोग इससे पहले वाली भी डेटा देख लेना, ठीक है। मार्च 21 की बात करें 630, फिर 22 में 841, फिर 23 में 925, फिर टीटीएम में 1307। बढ़िया कंसिस्टेंसी यहाँ पर सेल्स के अंदर तो देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 142, 245, फिर 206 है एंड उसके बाद 753, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी घटी थी और उसके बाद यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है। अब देखो यार इससे पहले वाली जो डेटा है प्रॉफिट एंड लॉस वाला वो भी आप लोग जरूर से देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव चूंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आप ये वॉलेटिलिटी को झेल सकते हो तो ही यहाँ पर आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। सेल्स ग्रोथ देख सकते हो 10 साल में सिर्फ 6%, 5 साल में भी 6%, 3 साल में 15%, टीटीएम में बढ़िया है 40%। फिर यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर बात करें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में सिर्फ 3%, 5 साल में तो यार माइनस में 20%, 3 साल में फिर यहाँ पर 28% और टीटीएम में 116%। तो देख सकते हो यार कभी माइनस में एकदम और फिर यहाँ पर 116%, बहुत बेहतर, ठीक है। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं।
लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो यार बंदों को, जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, भर भर के रिटर्न्स मिले। इसीलिए यार रिटेल इन्वेस्टर्स इस पे एक समय में काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी थे। ठीक है, BSE के अंदर देख सकते हो 5 साल में 68% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 3 साल में 138% के CAGR से, और 1 साल में 493% के CAGR से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कुछ खास नहीं है, 9%, 7%, 9%, 9%, ये सारी डेटा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देखें होल्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोमोटर्स नहीं है, और बाकी FIIs DIs की अगर हम बात करें तो देखो FIIs में यहाँ पर होल्डिंग बढ़ी है। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 12.03% है अभी। और DIs की बात करें तो इसके अंदर भी बढ़ी हुई है, सितंबर 2023 में बढ़ी, फिर यहाँ पर दिसंबर 2023 में भी बढ़ी, और अभी 11.27% है DIs की होल्डिंग। लेकिन यहाँ पर बात करें पब्लिक की तो यार काफ़ी ज़्यादा 53.5%। जैसा कि मैंने बोला कि जो पब्लिक है उनकी एकदम पसंदीदा स्टॉक ये बन चुकी थी एक समय में, तो देख सकते हो अभी 53.56% है। एक समय में देखा जाए तो यहाँ पर ये 64% थे। ठीक है, तो अभी घट घट के तो फिर भी कम हुई है, और ख़रीदने वाला कौन है, ये लोग खरीदे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखा जाए तो अदर्स के अंदर भी कम होल्डिंग नहीं है। अदर्स के अंदर 25.85, फिर यहाँ पर 25.10 हो गया, फिर 23.14। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, बाकी FIIs की होल्डिंग बढ़ी है, DIs की भी बढ़ी है, तो थोड़ी सी एक पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिल सकती है। बाकी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है तो भाई इनके ऊपर किसको ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई एरो गैरो कंपनी तो नहीं है, ये एक एक्सचेंज ही है इंडिया की। ठीक है, देखो गाइस, अगर मैं अपनी बताऊं, अगर मुझे फाइनेंशियल मार्केट की सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो मैं ये जो स्टॉक है BSE, इसको मैं कंपेयर करके देखूंगा, मतलब दूसरे स्टॉक से जो भी फाइनेंशियल मार्केट से बिलोंग करती है। जैसे यहाँ पर अगर हम एंजल वन की बात करें तो एंजल वन भी फाइनेंशियल मार्केट से बिलोंग करने वाली कंपनी है, और ये एक स्टॉक ब्रोकर है। अब देखो डीमेट अकाउंट्स काफ़ी तेज़ी से इंडिया में ओपन किए जा रहे हैं। जैसे जैसे लोग स्टॉक मार्केट को सीख रहे हैं, डीमेट अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, और एंजल वन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, एक डिस्काउंट ब्रोकर है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये बढ़ रहा है। इनकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। तो ऐसे में मैं यहाँ पर एंजल वन के साथ जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म की अगर हम सोच लेकर चलें तो डीमेट अकाउंट आगे चलकर इंडिया में और भी ज़्यादा ओपन हो सकती है। तो इस वजह से देखा जाए तो इनको काफ़ी ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। ठीक है, अब BSE के अंदर मुझे थोड़ी सी कन्विक्शन नहीं मिल पाती, इसलिए मैं मतलब एंजल वन को चूज कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं चुना हूँ तो आप भी चुन लो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको BSE पसंद है तो आप इसके ऊपर अपनी रिसर्च, अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, बाकी एंजल वन के ऊपर भी मैंने जो बोला वो मैं अपनी पर्सनल थॉट्स शेयर किए आपके साथ। ठीक है, मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, तो ऐसा मत समझना कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देना अब एंजल वन के अंदर, बिल्कुल नहीं। कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी एडवाइस नहीं है। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने कुछ 3 ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं जिनके अंदर आज के दिन हमें काफ़ी बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिली है, और काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं ये तीनों। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।